अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे पहला है डीडीसी। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसको कौन लाया? मेलविल डेवी। 1851 टू 1931 इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद इसको क्या कहता है, डिवाइस्ड किया गया था 1873 में यूएसए में, 44 पेज का था। लेकिन पब्लिश्ड जो हुआ था 1876, और ये जो था 1 वॉल्यूम में था। मतलब वॉल्यूम 1 1876 में क्या कहता है पब्लिश किया गया, और 15th एडिशन तक 1 वॉल्यूम में चला था। 15th एडिशन कब आया? 1952। ये 15th एडिशन तक आपका 1 वॉल्यूम में था। उसके बाद 16th एडिशन जो आया, जो 1958 में आया, वो 2nd वॉल्यूम में था। मतलब 2 वॉल्यूम में था, फर्स्ट वॉल्यूम, 2nd वॉल्यूम। उसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में क्या था? इंडेक्स, वर्ल्ड रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद 18th एडिशन जो आया 1971 में, उसमें क्या कहता, उसको इशूड किया गया था। उसमें 3 वॉल्यूम था। पहले जो सबसे पहला 3 वॉल्यूम किसमें आया? 18th एडिशन में। 18th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1979। 19th एडिशन है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। 19th एडिशन जो है 1979 में पब्लिश किया गया, जिसमें क्या था? वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन और टेबल था। वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन और टेबल था। वॉल्यूम 2 में शेड्यूल्स, और वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद फिर 20 एडिशन जो आया 1989 में। 21 एडिशन आया 1996 में। 22nd एडिशन 2003 में। 23rd एडिशन 2011। लेटेस्ट एडिशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? 23rd एडिशन, जो कितने में? 4 वॉल्यूम में है। 19th एडिशन में कितने पेजेज का है? 3361। उसमें वॉल्यूम्स में कौन कौन सा वॉल्यूम है? क्लास कितने बजे चालू हुई? जस्ट अभी हुई क्या? कुछ मत बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट मैसेज कर विवेक, लीजिए। आप थोड़े स्पीडली जा रहे थे तो इसलिए मुझे अच्छा अच्छा। थोड़ा सा स्लो हाँ जाइए। हाँ, और वो स्लाइड भी काफी स्पीडली मूव कर रही है तो लोग देख नहीं अच्छा। पाएंगे। मैं नहीं देख पा रही, सॉरी। तो देखिए 20 एडिशन जो है 1989 में आया। उसके बाद 21 एडिशन जो है 1996 में आया। 22nd एडिशन 2003 में। 23rd एडिशन 2011 में आया। और यही लेटेस्ट और 20 एडिशन से लेके 23rd एडिशन 4 वॉल्यूम में आया है। उसके बाद 19 एडिशन जो है मेलविल डेवी के द्वारा ये है, और 1979 में। और इसमें पेजेज है 3361। यहां तक किसी को कुछ डाउट लग रहा है? एक सेकंड, बताओ, जो 4 वॉल्यूम आया ना, वो 4 वॉल्यूम का नाम क्या क्या था? वो बताएंगे, आगे है, वो आगे है, सब बताएंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा, एक ओके। सेकंड एक सेकंड, वो 20 से थोड़ा रिपीट कीजिए ना, 20 एडिशन से। 20 एडिशन जो है वो 1989 में आया। 21 एडिशन जो है वो 1996 में आया। और 22nd एडिशन जो है 2003 में आया। 23rd एडिशन जो है 2011 में आया। यही लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 23 हाँ। उसके बाद 19 एडिशन में कितने पेज का है? 3360। हाँ, वॉल्यूम 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन और टेबल। हाँ। वो जो डीडीसी का 3 बुक है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसमें ये जो है इंट्रोडक्शन और टेबल है, वॉल्यूम 1। फिर वॉल्यूम 2 में जो है शेड्यूल है, और वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स है। इंट्रोडक्शन में तो मालूम ही है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। टेबल के बारे में आगे बताए हुए हैं, शेड्यूल्स के बारे में भी आगे बताए हुए हैं, और रिलेटिव इंडेक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है।
एडिटेड किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन ए क्लस्टर अल्बेनी, उसका मतलब पूरा एडिटर जो है उनका नाम था। और उसके बाद प्लेस जो है न्यूयॉर्क, और प्रेस है फॉरेस्ट प्लेस। नोटेशन क्या है? नोटेशन जो है, इट डिनोट्स क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट। नोटेशन का क्या प्रयोग किया जाता है? किसी का क्लास और सब क्लास। नोटेशन में क्या क्या आ गया? जैसे 0 से 9 तक हम लोग प्रयोग करते हैं सीसी स्कीम में, फिर अल्फाबेटिक प्रयोग करते हैं। उसी तरह यूडीसी में है, यूडीसी में कुछ सिंबल्स प्रयोग करते हैं। फिर मेन क्लास में आते हैं, ठीक है ना? स्पीड, हाँ बिल्कुल। हाँ। 000 जनरलिटीज, इसी में आपका लाइब्रेरी साइंस आता है, ठीक ना? मेन क्लास 000 जो है, 0 में आपका लाइब्रेरी साइंस आएगा। फिर 100 जो है, इसमें फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। इसमें फिलॉसफी और रिलेटेड डिसिप्लिन में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। फिर 200 जो है रिलीजन, उसमें रिलीजन से रिलेटेड जितना चीज है वो आएगा। 300 जो है उसमें सोशल साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड जितना भी चीज है वो आएगा, लेकिन इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं आएगा। 400 में आपका लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी है वो 400 में आएगा। 500 में प्योर साइंस। 600 में टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस। 700 में आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आएगा। 800 में लिटरेचर। 900 में जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब टेबल्स पे हम लोग आते हैं। थोड़ा एक बार टेबल रिपीट कीजिए 700 से। 700 में आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आएगा। 800 में लिटरेचर आएगा। ये क्लास नंबर बनाने के लिए मेन क्लास है। 900 में जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आएगा। उसके बाद फिर टेबल में हम लोग जाते हैं, तो टेबल कितना है? 7 न 6। हाँ, 7 है। हाँ 7 7 टेबल है 7। हाँ, तो पहला टेबल क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में ये टेबल जो है ना, इसके लिए कोई मतलब अंक का प्रयोग नहीं करते। इसको मतलब अगर इंस्ट्रक्शन नहीं भी दिया रहा है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन और जितने भी टेबल्स हैं उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद 2 नंबर एरिया है। एरिया जैसे कि इंडिया, बुक्स पब्लिश्ड इन इंडिया, या फिर कुछ भी एरिया से रहेगा, जैसे कि आवाज जा रहा है? हेलो, कट गया था बीच हाँ में। बोले। आ रहा है क्लियर आ रहा है। इसमें एरिया से जैसे जितना चीज रिलेटेड रहेगा वो आएगा। इसमें स्टेट रहे, कंट्री रहे, ये सब इसमें आएगा। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। अच्छा विवेक जी 1 सेकंड। हाँ बोलिए। उसको मतलब पहचाने कैसे? वो जैसे आप एरिया में बोल रहे हैं कि मतलब पर्टिकुलर मतलब जगह देख, मतलब जैसे हाँ, पटना ये सब कोई दिल्ली भी ये सब कोई जगह से। भी जगह रहेगा ना वो उसमें आ जाएगा एरिया में आपका। हाँ अच्छा, वो फर्स्ट वाला में थोड़ा बताइए ना। फर्स्ट वाला में कौन सा बोलिए? ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए देखिए, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आपका जो है उसमें फिलॉसफी एंड थ्योरी आता है। 01, 02 मिसलेनी आएगा। 03 डिक्शनरी आएगा। 04 स्पेशल टॉपिक्स एंड जनरल अप्लीकेबिलिटी आएगा। उसके बाद फिर 05 सीरियल। इसको आप डीडीसी का बुक देखिएगा ना, वॉल्यूम 1, स्क्रीन उसमें पे आपको नहीं, स्क्रीन पे तो वो दिखाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हैं। नहीं, वो नहीं है स्क्रीन पे। अच्छा, वो तो बुक पूरा दिखाना होगा उसमें हमको, आपको।
फिर उसके बाद लिटरेचर है, उसके बाद सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। इसको किसमें लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाएगा? लैंग्वेज कौन सा ये मेन क्लास में आता है? क्या हुआ? 400 हाँ, और लिटरेचर 800 हाँ, 800 नहीं बोलना एग्जाम में, नहीं बोलना है, 800 वहां बोलना पर है। 800 बोलना है। 400 ये ओके ओके। देखिए, रेसिकल है, इथनिक है, नेशनल ग्रुप है। जब कोई ग्रुप का बात होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। टेबल 5 जो है, उसके बाद टेबल 6 है लैंग्वेजेज के लिए। मतलब जैसे कि अगर अफ्रीकन लैंग्वेज, नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर डिवाइड है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पर्सन्स के लिए डॉक्टर, ये सब जो है उसके डेजिग्नेशन के लिए टेबल 7 का प्रयोग करते हैं। खाली अभी ये सब याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड ही सिर्फ बता रहे हैं, मतलब एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, 10 मैन क्लास है। 10 मैन क्लास है, उसको फिर 10 इंटू 10 में बांटा गया है, यानी कि 100 डिवीजन हुआ। उसके बाद 10 इंटू 10 सेक्शन है। डॉट, हम लोग जब 3 डिजिट के बाद हम लोग एक डॉट देते हैं ना, जिसको डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट को कहा गया स्पेस। 259 जैसे है, उसके बाद फिर हम लोग डॉट दिए 725। उसके बाद जो लिखेंगे 3 डिजिट के बाद, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड ज्यादा नहीं ना? नहीं। ठीक है ठीक। हाँ, देखिए नंबर ऑब्सोलेट इंट्रीज होता है। कुछ इंट्रीज ऐसा होता है ना डीडीसी में, आप देखेंगे या तो उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, या उसको ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट से ये कर दिया जाता है। तो वैसे नंबर को एक होता है नेवर असाइंड नंबर, जो किसी को असाइंड नहीं किया। एक अनअसाइंड मतलब असाइंड किया गया था, उसको फिर हटा दिया। लेफ्ट वैकेंट मतलब फ्यूचर में आने वाले के लिए उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद ऑप्शनल क्लास नंबर, कोई ऑप्शनल के लिए छोड़ दिया गया, फॉर्मली नॉट, कुछ नॉट दिया गया, उसके लिए होता है, ठीक ना। और डीडीसी क्या है आपका, कौन सा स्कीम के अंदर आता है डीडीसी? ऑलमोस्ट एनुमरेटिव स्कीम, ठीक। रिपीट। डीडीसी कौन से स्कीम के अंदर आता है? एनुमरेटिव स्कीम। ये क्या है, ये स्कीम क्या है? उतना डीप तो अभी नहीं, इसमें ही करेंगे, अच्छा ठीक ना। अभी सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको पूरा बताना होगा। एक मिनट एक्सक्यूज मी सुनो तो सब प्लीज। एक बार ही अपने क्वेश्चन साइड में लिख के रख लो, जिसको भी क्वेरी है लास्ट में पूछो, अदरवाइज ये क्लास लेंदी हो जाएगी और वाहियात हो जाएगी। जस्ट अ सजेशन एंड रिक्वेस्ट। अब ऑनलाइन वर्जन ऑफ डीडीसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन वर्जन ऑफ डीडीसी, उसका नाम क्या है? वेब डीबी। ऑनलाइन जो वर्जन है डीडीसी, उसका नाम क्या है? वेब डीबी। उसके बाद 4 वॉल्यूम के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि 4 वॉल्यूम है क्या। तो वॉल्यूम 1 में जो है टेबल और मैनुअल्स है, उसमें सिर्फ उसी को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि लाइब्रेरी क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो बढ़ते जा रहा है, बुक तो बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए क्लास नंबर भी तो बढ़ेगा। नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, नए नए चीज उसमें ऐड हो रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्लास नंबर को भी बढ़ाना है, इसीलिए उसको 4 वॉल्यूम्स में किया गया। तो वॉल्यूम 1 में टेबल और मैनुअल्स है, वॉल्यूम 2 में समरीज एंड शेड्यूल है। समरीज और शेड्यूल में क्या है, 000 से 500 तक जो है उसको वॉल्यूम 2 में रखा गया है, और वॉल्यूम 3 में जो है शेड्यूल्स में 600 टू 900 तक रखा गया, और वॉल्यूम 4 में रिलेटिव इंडेक्स। अब डीडीसी में इतना ही था, ठीक ना, एग्जाम रिलेटेड। वैसे डीडीसी में आपको और भी चीज पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा फिजिक्स का क्लास नंबर क्या होगा, तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा फिजिक्स का क्लास नंबर 530 होगा, हम लोग को मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा क्लास नंबर पूछ देंगे जिसका नहीं मालूम है, इसलिए बोलना है उसका मेन क्लास बताना है कि कौन से मेन क्लास में आएगा। तो वो 500 यानी कि प्योर साइंस के अंदर आता है फिजिक्स। उसी तरह केमिस्ट्री, अगर आप बोल देते हैं 530 तो आपसे मतलब कि फिर उसके अंदर का पूछ देगा कि
ऑटोमेटिक फिजिक्स किस में आता है, तो फिर उतना पूछने लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बोलिएगा कि प्योर साइंस में आता है तो उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। फिर आप लोग हमने यहाँ तक अच्छा। किसी को क्वेरी हो तो मुझे लगता है कि पूछ लेनी चाहिए, अदरवाइज मिस हो जाएगा। हाँ ऑनलाइन वर्जन ऑफ डीडीसी क्या वेब डेवी ना क्या वेब डेवी, कि वेब डेवी वेब डेवी। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था विवेक। जी बोलिए। जैसे 19th एडिशन में 3 वॉल्यूम है हाँ। और 23rd एडिशन में 4 वॉल्यूम है, तो बीच का जैसे 20th हो गया, 21st हो गया और 22nd हो गया, तो वो ये 4 सब का वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम में 20 से 4 वॉल्यूम चालू है, बताए थे। ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो चारों वॉल्यूम का एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, क्या क्या था वो? टेबल एंड मैनुअल, उसके बाद वॉल्यूम 2 में समरीज और शेड्यूल है, इसमें 000 से 500 है। वॉल्यूम 3 में शेड्यूल्स है 600 टू 900 है। उसके बाद वॉल्यूम 4 में रिलेटिव इंडेक्स है। क्लियर है? मेरा एक क्वेश्चन था विवेक जी। बोलिए। जो आपने बोला था ना डीडीसी कौन सी स्कीम के अंदर आता है? हाँ हाँ इन्यूमरेटिव। हाँ, तो वो एनुमरेटिव स्कीम। बोलिए। इन्यूमरेटिव हाँ, कुछ कौन और सी स्कीम के अंदर आता है वही पूछ रही थी मैं। एनुमरेटिव स्कीम। ओके। वेब डेवी, हमको डेवी का स्पेलिंग क्या बता दीजिए? DEWEY। अच्छा, वेब डेवी। हाँ, अच्छा, सेकंड में वाला क्या? भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? सेकंड में क्या? बोलिए। समरी शेड्यूल। सेकंड वॉल्यूम में क्या लिखे हैं? स्टैंडर्ड क्या है? समरी एंड शेड्यूल। समरी एंड शेड्यूल। स्पेस वाला भी एक बार बता दीजिए, डॉट के बाद जो स्पेस देते, अच्छा, हाँ, किसी का क्वेश्चन था। हाँ, बता दो। देखिए, हम लोग जब कोई भी मतलब नंबर बनाते हैं, जैसे 253 कोई नंबर हुआ, उसके बाद हम लोग पॉइंट देते हैं जिसको डॉट कहते हैं। उसके बाद फिर 3 डिजिट आप लिखिएगा। 253 हो गया, उसके बाद 354, कुछ भी नंबर हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है जिसको स्पेस कहा जाता है। उसके बाद फिर 3 डिजिट लिखते हैं, 3 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी हो जो है वो लिखते हैं। और एक चीज याद रखना है, डीडीसी में कभी भी कोई भी मतलब जो मतलब कि 3 डिजिट से ज्यादा संख्या होता है वो 0 पे खत्म नहीं होगा। जैसे 250.3 तो वो 0 पे नहीं खत्म होगा, वो जो 0 है 0 ऑब्सोलेट हो जाता है। उसके लिए रूल सब बहुत है डीडीसी में। और किसी का कोई डाउट? नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो हम लोग यूडीसी में आते हैं, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये जो है फेसेट में आता है, जैसे उसमें एनुमरेटिव स्कीम बताया ना, ये फेसेट स्कीम में आता है। ये वाला जो है यूडीसी, यूडीसी डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था? पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफ फेंटाइन कुछ है। पब्लिश्ड कब किया गया था? 1905। और उसमें क्या क्या यूज किया गया है? 0 से 9 तक क्या कहता है आपका, ये यूज किया गया है। 0 से 9 तक नंबर यूज किया गया है, उसके बाद सिंबल्स यूज किया गया है। यूडीसी एक्चुअली हम लोग में है नहीं, थोड़ा सा इतना सा ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन उठने का तो सवाल नहीं है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहे हैं जो। उसके बाद हम लोग आते हैं एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। है आप लोग? हाँ सर। हाँ विवेक, सुन रहे हैं। हाँ। एलसीसी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ डेवलप किया गया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया? हर्बर्ट पुटमैन, 1897।
इसमें कौन कौन सा नोटेशन यूज किया गया है? ए से जेड तक यूज किया है, लेकिन ध्यान रखना है कि आई ओ एक्स डब्ल्यू वाई को यूज नहीं किया गया है। इसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया है कि इसका प्रयोग फ्यूचर में किया जाएगा। अगर 21 मैन क्लास है, 21 मैन क्लास, यानी कि इसमें अगर 26 लेटर में 5 लेटर लेस कर देते हैं तो 21 बचता है, तो वही 21 मैन क्लास है। ये नहीं सर, हाँ? समझे नहीं क्या बोले आप? ए से जेड तक जैसे कैपिटल लेटर है ना, ए से जेड तक 26 होता है, उसमें आई ओ एक्स डब्ल्यू वाई इसको छोड़ दिया गया आपका। तो कितना लेटर बचा बताइए? 21 वही 21 मैन क्लास बन जाता है, ठीक ना। एलसीसी के लिए ये जो है फ्यूचर के लिए, जैसे नहीं होता है, मान के चलिए हम लोग ये बुक रखते हैं तो बुक के लिए, वो बुक के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना दूसरा बुक के लिए। अब मान के चलिए 2 एक तरह का बुक है तो उसके लिए जगह छोड़ते हैं, कोई नया बुक आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ते हैं, इसीलिए आई ओ एक्स डब्ल्यू वाई को छोड़ दिया गया है। अच्छा, एलसीसी को फिर से रिपीट कीजिए ना। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये यूएसए में डेवलप किया गया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा यूएसए में। इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट पुटमैन। इसको श्रेय जाता है कि इनके द्वारा किया गया है। 1897 ए टू जेड जो है उसमें ये 5 गो लेटर को छोड़ दिया गया है, तो 21 लेटर जो बचा वही 21 लेटर इसका मेन क्लास में आता है, समझे? हाँ। हाँ, तो इसको ये एक्सपेंसिव भी होता है। इसको सीए कटर 1837 से 1903, सीए कटर का भी इसमें योगदान था, ये जो है एलसीसी में। अगर ऑप्शन में हर्बर्ट पुटमैन रहता है और सीए कटर, दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, या फिर दोनों एक साथ ही रह सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीसी। सीसी सबको मालूम होगा, कोलन क्लासिफिकेशन, एसआर रंगनाथन के द्वारा ये मतलब लाया गया, जिसको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहते हैं, एसआर रंगनाथन को। ये आपका 1924 से 1933 के बीच में इसको डिजाइंड भी किया गया और 1933 में इसको पब्लिश किया गया है। समझ में आया सीसी? ये सन क्या बताया विवेक? 90 क्या है? अगर इसका पब्लिश्ड का वहां पर ज्यादा तो पब्लिश्ड ही पूछेगा, तो 1933 या 1932 वहां पर बोला जाता है, 1933 ही है इसका। और 1924 से इसको डिजाइन स्टार्ट हो गया था, इसका डिजाइन करना। और इसमें नोटेशन सब में प्रयोग किया गया, तो इसमें जो नोटेशन प्रयोग किया गया है, ए से एम तक कैपिटल लेटर है, ठीक ना। ए से एम तक कैपिटल लेटर है, बीच में डेल्टा का प्रयोग किया गया। डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है, और उसके बाद फिर एन से जेड तक प्रयोग किया गया। इसको हम नीचे वाले में अच्छा से आप समझिएगा। जैसे ए से जेड तक है 26 लेटर, ए से जेड तक 26 लेटर है ना। हाँ। ग्रीक लेटर जो है 01, जिसको डेल्टा एक ही 01 मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लिए हैं 26, यहाँ पर 26 किसको लिए थे, यानी कि 26 टोटल हो रहा है, और यहाँ पर ग्रीक लेटर एक लिए हैं तो इसको 01, फिर 1 से 9 तक, 1 से 9, इसमें 0 से 9 होना चाहिए क्योंकि 10 होगा, 9 होगा तभी 10 होंगे ना। हाँ 0 से 9 होगा, यहाँ पर बनाने में हमको लगता है मिस्टेक हो गया। तो 0 से 9 तक, फिर ए से जेड तक जो रहता है, छोटी कैपिटल का बोल रहे हैं, स्मॉल का बोल रहे हैं, स्मॉल में ए से जेड तक जो होगा उसमें आई एल ओ को छोड़ दिया गया है, और 23 लेटर, और स्पेशल साइन, एक स्पेशल साइन है, और 11 ठो क्या कहता है जनरल नोटेशन है। ये समझ में आया सीसी? कहीं पर कोई दिक्कत? खैर सीसी हम लोग के इसमें है नहीं। मेरे को ये यूडीसी में आपने भी बोला ना एक्सपेंसिव है क्लास, इसका क्या मतलब हुआ? एलसीसी में, सॉरी, एलसीसी में एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली ये था,
मतलब किस चीज में कॉस्टली था ये? मतलब इसको यूज करने में? यूज करना कॉस्टली है। अच्छा, ठीक। अब ब्रॉडर भी, इसका मतलब जो है ना बहुत ब्रॉडर है, इसका कहाँ बहुत कम प्रयोग इसमें होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? डीडीसी। किसको है? सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम कौन सा है? अरे पहला वाला डीडीसी डीडीसी है, डीडीसी जो है। मैं जो मेलविन डेविल ने किया था। हाँ, कोई बोल नहीं रहा था इसलिए। जनरल नोटेशन हो गया, उसमें 11 अच्छा है। एक मिनट, उसके बाद एक इसका जनरल नोटेशन क्या है? डीडीसी का जनरल नोटेशन? सिर्फ डीडीसी डॉट में डेसिमल है। हाँ, उसमें तो डॉट है, और क्या कहता है उसमें जो 0 से 9 तक हम लोग प्रयोग करते हैं, 000 हाँ, वो नंबर्स जो 99 है तक जो है। 0 से 9 हाँ, तक, वही तो उसका नोटेशन हो मतलब गया। हाँ जो नंबर यूज कर। तो और इसका ओके, थैंक्स क्लेरिफिकेशन के लिए। सीसी का मतलब नोटेशन क्या है? जनरल नोटेशन जो 11 सीसी का उतना पूछेगा नहीं, क्योंकि सीसी का उतना डिटेल दिया नहीं है बुक में हम लोगों का, इग्नू के लिए। मतलब डीडीसी का नोटेशन वो जो 0000100 वो सब है ना? हाँ, 0 से लेके 9 तक। हाँ, थैंक और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, PMEST सीसी के लिए, ये आपको पूछ ही सकता है। PMEST, पी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। एम मतलब मैटर, ई मतलब एनर्जी, एस मतलब स्पेस, टी मतलब टाइम। पी को किससे डिनोट करते हैं? पी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कोमा का, और एम मतलब सेमी कॉलम वहां पर प्रयोग करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, उससे अच्छा से समझा देंगे, लेकिन ये देख लीजिए कौन कौन सा इसके लिए साइन प्रयोग करते हैं। तो मैटर के लिए हम लोग सेमी कॉलन का करते हैं, एनर्जी के लिए कॉलन का, और स्पेस के लिए डॉट का, टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा। पीएमईएसटी का फुल फॉर्म समझ में आया? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। विवेक को फिर से बता दो ना भाई। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। अच्छा, उसके बाद उसमें फिर क्या बोल कोमा? हाँ, पर्सनालिटी के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं, मैटर के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी किसमें आएगा? पर्सनालिटी में। अगर ये क्या? क्लासिफिक, ये कॉलन क्लासिफिकेशन का बुक नंबर बनाने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, ये आएगा? नहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा है। PMEST अगर पूछ दिया तो, पिछले बार पूछा था उसीलिए कोई बोले तो इसको भी डाल दिए हैं। नेशनल लाइब्रेरी बुक्स मैटर में आएगा। बुक्स क्या है हम लोग के लिए? मैटर है। क्लासिफिकेशन क्या है हम लोग के लिए? एनर्जी है। और स्पेस क्या है? इंडिया हो गया। और टाइम यानी कि 1991। कौन कौन ভালো লাগছে? एक बार पीएमई का वो दिखा देना ना प्लीज, वो नेशनल लाइब्रेरी बुक। PMEST। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डीडीसी, यूडीसी, LCC जितना एग्जाम रिलेटेड था उतना बता दिए। अब वहां कुछ अलग भी पूछ सकता है, क्योंकि हम तो ये नहीं है, लेकिन जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा और सीनियर लोग से पूछे वही बताएं। ई में क्या बोले? एनर्जी का क्या बोले थे? कौन सा? एनर्जी कॉलन, एनर्जी कॉलन। और कुछ ठीक है, आगे नहीं। बढ़े? हाँ, AACR। AACR क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये कोई रूल्स है कैटलॉगिंग के लिए, रूल्स फॉर मेकिंग कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग जो बनाते हैं, क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान में रख के करना चाहिए, वो है AACR रूल्स। AACR हो गया मतलब रूल्स तक हो गया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स।
पब्लिश कब किया गया था? 1967। ये AACR 2R का हम नहीं बात कर रहे हैं, पहले एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स क्या है वो बता रहे हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है पब्लिश 1967 में हुआ था। उसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका था, कौन कौन कंट्रीब्यूट किए थे? उसमें ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LC लाइब्रेरी कांग्रेस, ये सबका कंट्रीब्यूशन था AACR के लिए। AACR 2R का बात अभी नहीं हो रहा है। AACR 2R में अब हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले उसको 1978 में, इसका फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटेगरिंग रूल्स रिवाइज्ड 2, मतलब सेकेंड ये है, उसको रिवाइज्ड किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। RDA, स्पीड ज्यादा नहीं ना जा रहा है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे विवेक जी। हाँ, RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। RDA का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। FRBR, ये सब आपका AACR से रिलेटेड है। अच्छा, नाम से पूरा बता दीजिए ना RDA का। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। अच्छा 2R का क्या रिवाइज 2 बताया था ना? ओके। FRBR क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड। FRBR ये सब AACR से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर कंक्लूड कर दिए हैं। साइज ऑफ कार्ड, ALA का फुल फॉर्म बताओ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और LCA? 2R क्या होगा विवेक? रिवाइज्ड एडिशन, सेकेंड रिवाइज्ड। और सेकेंड वाला CLA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। LC का है लाइब्रेरी कांग्रेस। कुछ डाउट है? थैंक यू। अब आते हैं हम लोग साइज ऑफ कार्ड। साइज ऑफ कार्ड अगर हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं तो 12.5 इंटू 7.5। इसकी लेंथ कितनी होगी? हेलो, लेंथ कितनी होगी कार्ड की? 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ हम पूछ रहे हैं, ब्रेथ का बात नहीं लेंथ की। होगा 12.5 लेंथ होगा। हाँ 12.5 होगा। 12.5 ब्रेथ हो गया ना, ऊपर है ना। हाँ 7.5 लेंथ होगा। हाँ, और 12.5 ब्रेथ, ऐसे ही घुमा देता है वहां क्वेश्चन। और इसको अगर इंचेज में हम बताएंगे तो 5:3। तो इसमें लेंथ कौन सा होगा? अच्छा तो स्टेज लेंथ होगा। ये होगा और ब्रेथ? 5 इन 5। ठीक है। अब एक कार्ड का फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा है? तो साइज पे नहीं जाइएगा क्योंकि हम साइज एक्चुअल नहीं बनाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये कॉल नंबर है। कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद ये लाइन जो देख रहे हैं, इसको, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट इंडेक्शन। और ये जो है ये सेकंड लाइन जो है उसको सेकंड इंडेक्शन कहते हैं। और इंडेंशन, 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 वहां पे गड़बड़ नहीं, इंडेंशन। हाँ, सेकंड इंडेंशन। फिर ये जो है इमेजिनरी लाइन है, ठीक ना। ये वाला जो, ये आपको बनाना नहीं है, ठीक ना। ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए दिया जाता है जब हम लोग बनाते हैं तो। और ये लाइन को क्या कहते हैं? लीडिंग लाइन। ये जो लाइन है लीडिंग लाइन। और यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। एक्सेशन नंबर में ध्यान दिया जाता है कि ऊपर से बीच में लिखना चाहिए। मतलब ऊपर से भी देख लेना, नीचे से भी देख लेना, उसके बीच में थोड़ा सा नीचे भी रहेगा तो चलेगा, कोई ये नहीं है। और ये जो हम लोग कार्ड को रखते हैं उसके लिए, मतलब जैसे कि कोई रस्सी का प्रयोग किया जाता है या फिर कार्ड के लिए तार वगैरह रखते हैं। हाँ बस उसमें हो जाता,
उसके बाद कॉल नंबर है, कॉल नंबर पेंसिल से लिखना है, ठीक है। कॉल नंबर क्या क्या चीज से मिलकर बनता है? कलेक्शन नंबर, बुक नंबर, क्लास नंबर। यहां तक बोलिए, किसी को ACR में दिक्कत है? नहीं। ACR कॉल किस लिए नंबर इसको क्या क्या जरूरत बोल रहे हैं? क्या ये कैटलॉगिंग कलेक्शन के नंबर, लिए, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, नंबर, बुक नंबर और क्लास नंबर। कैटलॉगिंग के लिए? कैटलॉगिंग के लिए। जैसे देखिए, कैटलॉगिंग का क्यों आवश्यकता है, ये बताइए। बुक को इजी वे में फाइंड करने के लिए, ताकि हाँ, ज्यादा यानी और सेव द जो टाइम ऑफ रिजर्व। सबसे पहले तो क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस का जो 4th लॉ है, उसको क्या कहता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग का लाइब्रेरी साइंस का 4th लॉ क्या कहता है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। अगर आता है, अगर मेरा कैटलॉगिंग किया हुआ नहीं है, वो पूछेगा, कोई राइटर के नाम से पूछ लिया, एडिटर के नाम से पूछ लिया, सीरीज के नाम से पूछ लिया, सब्जेक्ट के नाम से पूछ लिया, तो वो हम लोग नहीं बता पाएंगे अगर हम लोग के पास कैटलॉगिंग कार्ड नहीं होगा। तो TDC का क्या यूज है, क्यों DDC बनाते हैं? ताकि नंबर से ही हम लोग डायरेक्ट बुक को समझ सके कि कौन सी बुक कहाँ क्या है। बुक को हाँ यूनिफॉर्मली अरेंज करने के लिए, कैटेगराइज्ड करने के लिए। हाँ, बुक को रखने के लिए, उसको हम बुक निकालते हैं कहीं से, फिर उस बुक को अगर हम रिपीट फिर निकाले और उसके बाद हमको रखना है कुछ दिन बाद, हमको थोड़ा याद रहेगा वहीं पर रखना है। लेकिन अगर वहां पर क्लास नंबर दिया रहेगा तो हमको ध्यान रहेगा कि इस बुक का क्लास नंबर ये है, हम उसको वहां पर रख सकते हैं। और इसका प्रयोग कैटलॉगिंग में होता है। DDC का भी क्लास देखे होंगे, क्लास नंबर यहाँ बताए थे ना, कॉल नंबर, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। उसके बाद टाइप ऑफ एंट्री। टाइप ऑफ एंट्री 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मेन एंट्री, उसके बाद दूसरा एडेड एंट्री, तीसरा रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री तो उसके बाद मेन एंट्री सिंपल होता है, उसका फॉर्मेट हम बताएंगे आगे, लेकिन मेन एंट्री ही सही रहता है तो पूरा सही बनेगा। अगर मेन एंट्री गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। एडेड एंट्री जो है, जैसे ऑथर का हुआ, एडेड एंट्री के बारे में नीचे किए हुए हैं। देखिए, एडेड एंट्री सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का एडेड एंट्री जब भी बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट, मान के चलिए फिजिक्स है तो फिजिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, PHY जो भी होगा, सब चीज को कैपिटल में रहना चाहिए। उसके बाद ज्वाइंट ऑथर बनेगा। ज्वाइंट ऑथर में आप ज्वाइंट ऑथर एंट्री होगा, ज्वाइंट ऑथर एंट्री हो गया। उसके बाद फिर कोलैबोरेटर एंट्री होगा। ज्वाइंट ऑथर मतलब एक ऑथर के साथ अगर दूसरा ऑथर, कभी कभी बुक होता है एक ऑथर लिखता है, फिर 2 ऑथर लिखता है, कभी 3 ऑथर लिखता है। अगर एक ऑथर रहेगा तो ज्वाइंट ऑथर एंट्री बनेगा? नहीं 2 ऑथर नहीं, रहेगा नहीं तो बनेगा। तो बनेगा। तो ऑथर रहेगा हाँ, तो तब सेकंड बनेगा। ऑथर का एडेड एंट्री बनेगा। और 3 ऑथर रहेगा तो 3 ऑथर तक बन जाएगा, उसके बाद वो उससे बनेगा, एडिटर से बनेगा, 3 ऑथर तक बन जाएगा। उसके बाद अलग रूल है, उसको बताएंगे। तो ETL से करके और टाइटल हाँ से मैंने हाँ, उसको भी बताएंगे, है नीचे। फिर से रिपीट कीजिए ना। कौन सा? 2 ऑथर रह 2 ऑथर रहेगा तो एक ऑथर का एडेड एंट्री बनेगा, क्योंकि एक ऑथर तो मेन एंट्री में हम लोग मेन एंट्री उसी ऑथर से स्टार्ट करते हैं। फिर अगर दूसरा मतलब तीसरा ऑथर रहेगा तो 2 अदर ऑथर का एडेड एंट्री बनेगा, ठीक ना। 3 से ज्यादा के लिए अलग रूल है, उसको बताएंगे नीचे। कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या, ऑथर के अलावा जो भी बुक लिखने में हमको हेल्प करता है वो कोलैबोरेटर कहलाता है। तो कोलैबोरेटर में एडिटर आ गया, ट्रांसलेटर आ गया, रिवाइजर आ गया, कंपाइलर आ गया, इल्लुस्ट्रेटर आ गया। एडिटर समझते हैं? एडिटर नहीं। कौन होगा? जो एडिट करता है, तो एडिटिंग जो करेगा। बुक को एडिट करता है, और ट्रांसलेटर? या कुछ मिस्टेक्स ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करेगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। टॉपिक में लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है। और इल्लुस्ट्रेटर? कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड है शायद ये। सब पिक्चर वगैरह तो डालता है। हाँ, इल्लुस्ट्रेट जो करता है उसको, मतलब उसमें एग्जाम्पल में फोटो वगैरह सब देता है ना। उसके बाद फिर टाइटल। टाइटल हम लोग कोई भी बुक का, जैसे कि
हम लोग का लाइब्रेरी एंड कांग्रेस क्लासिफिकेशन एक बुक है, तो उसका टाइटल क्या हुआ? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। टाइटल का भी एंट्री बनता है, उसके बाद सीरीज का एंट्री बनता है, लास्ट एंट्री यही होता है, सीरीज एंट्री। रिफरेंस एंट्री, रिफरेंस एंट्री में पहला सी, ये लास्ट में क्या लिखा है सीरीज के नीचे? वो कुछ नहीं है। रिफरेंस एंट्री जो है सी, सी मतलब किसी और बुक में हम देख सकते हैं। ये सब एंट्री कब बनेगा वो बता रहे हैं, जब किसी दूसरे बुक का भी इंफॉर्मेशन दिया होगा दूसरे बुक में देखने के लिए, आप इस बुक में नहीं, दूसरे बुक में जब एक बुक का इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बुक में दिया रहेगा तो उसके लिए सी दिया रहेगा। सी विवेक जी, ऑल्सो, हाँ वो 6 नंबर पे क्या लिखा है वहां पे, ए या फिर 9 या फिर वो कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया है। मतलब 6 काट, नहीं लिखा? कुछ नहीं, 5 तक ही है। ठीक। किसी दूसरे बुक में सी, जब बुक में देखने के लिए हमको बोलता है कि इस बुक में आप देख सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मेरा जो बुक दिया है वो बुक में नहीं है, आप दूसरे बुक में देख सकते हैं। लेकिन सी ऑल्सो में मेरे बुक में भी इंफॉर्मेशन दिया है और आप दूसरे बुक में भी देख सकते हैं, मतलब उसका इंफॉर्मेशन मेरे बुक में भी दिया है और आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरे बुक में भी देख सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में कोई बुक लिखा, तो महात्मा गांधी का आत्मकथा है, तो उसमें एक नॉर्मल बुक हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिख दिया कि यू कैन सी ऑल्सो, उसका जो मतलब आत्मकथा है, महात्मा गांधी का आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में आप देख सकते हैं, तो उसमें सी ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें नहीं दिया रहेगा सी वाला जो है, समझ रहे हैं सी और सी ऑल्सो को ना अच्छे से? हाँ जैसे विकिपीडिया में दिया हुआ रहता है ना, विकिपीडिया हाँ में अगर आप खोलिएगा तो वहां पर देखिएगा आपको कि सी ऑल्सो में और भी उससे रिलेटेड जो जो चीज रहता है उसके बारे में दिया हुआ रहता है। उस हाँ पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू रंग का होता है, तो उस पेज पे चल जाइएगा, बस वही चीज है। हाँ। और सी नेम का एंड, सी हाँ? वाला, सी वाला खाली सी वाला जो है ना, मतलब मेरे बुक में जो बुक का हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको कह रहा है कि वो बुक में आप देख सकते हैं, उसका नाम मान के चलिए कुछ और है, तो आप दूसरे बुक में देख सकते हैं उसको। आगे वाले से आपको क्लियर होगा। नेम एंड टाइटल, सर ऑथर जैसे कि एक से ज्यादा नाम से अगर लिखता है तो नहीं सी वो के तो, द्वारा। हाँ वो सी से कर सकते हैं। प्रेमचंद किस हाँ नाम से लिखते हैं पता है, नाम से लिखते हैं, तो आप प्रेमचंद के नीचे लिख सकते हैं सी धनपत राय। हाँ, तो उसके बाद नेम एंड टाइटल, वही नेम एंड टाइटल में वो है, मतलब किसी का दो दो नाम रहता है, कोई किसी किसी की बुक का दो दो टाइटल रहता है, तो वो टाइटल आप बता सकते हैं कि ये टाइटल, सी ऑल्सो एक रेफरेंस एंट्री बना सकते हैं। और एक्सप्लेनेटरी जो है 4 नंबर पर, स्यूडोनेम फेक नेम, जैसे वो अपना ओरिजिनल नाम से नहीं लिखता है, जो नाम उसका मैसूर है वो नाम से लिखता है, पर स्यूडोनेम मतलब कोई गलत नाम से लिखता है। ये सब ना एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा समझ में आता है, ये तो सिर्फ थ्योरी के लिए, खाली एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं। आप देखिए इससे सेक्शन, रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मतलब ये वाला सी ऑल्सो वाला मुझे समझ नहीं है कि अगर इससे क्वेश्चन निकलेगा तो कैसे निकलेगा? रेफरेंस एंट्री कितने तरह का बनता है? दो, सी और सी आल्सो। कैसे बोल दिए सी और सी ऑल्सो? 4 गो है। नहीं वो सूडोनिम और वो तो सी के अंदर ही आ जाता है। हाँ एक्चुअली में सी जो है वो राइटर जब एक से ज्यादा नाम से लिखता है तो वो सी के द्वारा देखा जाता है। और सी आल्सो ये होता है कि मेन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आपको देखने तो सी आल्सो से आप देख सकते हैं। जैसे कि ओशियोनोग्राफी एक सब्जेक्ट है, अब इससे रिलेटेड एक और सब्जेक्ट है बायोग्राफी, तो आप बोल सकते हैं कि ओशियोनोग्राफी सी आल्सो बायोग्राफी। और हाँ, मतलब तो वो उसका सी बुक, आल्सो हुआ। हाँ बुक का इंफॉर्मेशन जो है, मतलब जो बुक का कैटलॉगिंग कर रहे हैं उसमें भी है, और जो बुक के बारे में वो बता रहा है उसका मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उस बुक में है, उसके हाँ लिए सी एग्जैक्टली। ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो मैन एंट्री सेक्शन, मैन एंट्री में कितना सेक्शन होता है? 7। और कोई बोलिए। 4 सेक्शन होता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 7 सेक्शन होता है? 4 सेक्शन होता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नहीं,
मेन एंट्री डीडीसी वाले में जो है ना, उस मतलब एसीआर का जो बनाते हैं डीडीसी को लेके, उसमें सबसे पहला सेक्शन होता है कॉल नंबर, ठीक ना। दूसरा सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। तीसरा होता है टाइटल। टाइटल में आपका एडिटर वगैरह सब आ जाता है। उसके बाद इम्प्रिंट सेक्शन। इम्प्रिंट सेक्शन में प्लेस, नेम ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, ईयर, ये सब होता है। और उसके बाद कोलेशन सेक्शन। कोलेशन सेक्शन में पेज और साइज। 6 नंबर नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में कोई भी जनरल नोट दिया रहता है तो आप नोट को डाल सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर में आईएसबीएन सेक्शन। आईएसबीएन का फुल फॉर्म किसको किसको मालूम है? हेलो, कोई नहीं है? शायद किसी को इंटरनेशनल याद स्टैंडर्ड नहीं है, बुक नंबर। मतलब मुझे नहीं याद है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। उसके बाद एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज एक्सेशन नंबर, क्या बोलिएगा? जब कोई बुक लाइब्रेरी में आता है तो फर्स्ट नंबर जो उसको लाइब्रेरियन देते हैं उसको एक्सेशन नंबर कहते हैं। एक्सेशन नंबर क्यों देते हैं? आईएसबीएन का फुल फॉर्म इसलिए देते हैं एक्सेशन नंबर, ताकि सीरियल पता चलता रहे कितनी बुक्स हमारी लाइब्रेरी के अंदर में है। हर लाइब्रेरी अच्छा, का अपना अलग अलग एक्सेशन नंबर होता है। 2 लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में एक्सेशन नंबर जो है, तो दूसरे लाइब्रेरी में क्या वही एक्सेशन नंबर होगा? नहीं, सबका अपना अलग नहीं अलग नहीं, चेंज होता है। बस सबका यही, अलग अलग होता है। इसी तरह नहीं, क्वेश्चन घुमा देते हैं वहां पर। ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन जो होता है उसमें कभी भी सब्जेक्ट लिखते हैं ना, हमेशा न्यूमरिक लेटर से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो लिखेंगे 1 लिख के, मतलब 1 जो होगा न्यूमरिक में होगा, और उसमें जो है रोमन में लिखा जाता है, उसके बाद वाला जितना भी है। आईएसबीएन का फुल फॉर्म एक बार बता दीजिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक। अब सर यूज जो ऑफ साइन। ट्रेसिंग एरिया का बता रहे थे, एक बार बताएंगे ये जो न्यूमरिक नंबर और रोमन नंबर क्यों रहता है? देखिए, सब्जेक्ट जो होता है ना वो कैपिटल में रहता है, लेकिन कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। तो इसीलिए उसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो न्यूमरिक 1 लिखते हैं। जो जनरल 1 लिखते हैं ना, वो 1 लिखते हैं वहां पर, लेकिन उसके बाद जो कोमा देके शुरू होता है उसमें लिखते हैं रोमन में 1 2 3, जितना तक एंट्री जाएगा वो सब लिखते हैं। आया समझ? सेक्शन थोड़ा सा समझाओ। क्या 4 वाला, क्या? इम्प्रिंट सेक्शन वाला समझाओ, 4 वाला। अच्छा, इम्प्रिंट सेक्शन। हाँ, इम्प्रिंट सेक्शन देखिए, उसमें प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया रहता है, नेम ऑफ पब्लिकेशन और ईयर, PNY, ये ध्यान में रखिएगा। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन और ईयर। कोलेशन सेक्शन तो समझ गए होंगे, पेज और साइज, वॉल्यूम वगैरह भी इसी में आ जाता है। बुक का साइज पेज वगैरह रहता है। नोट सेक्शन। हाँ, हाँ? नोट सेक्शन बहुत बार रहता है ना, जनरल नोट दे दिया, कुछ जनरल नोट दे दिया जिसका लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो नोट आपको लिखना है, तो वो नोट को आप कहाँ लिखिएगा? अच्छा, तो वहां पर लिखा जाता है। तो ये PDF समाप्ति हो गया था? नहीं, एक तो है और। यूज ऑफ साइन। अब हम लोग जो लिखते हैं, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या हर बुक में, हर लाइब्रेरी में अलग अलग होगा? नहीं, कॉल नंबर सेम रहता है। ऐसा नहीं बोलना। कॉल नंबर भी अलग हो सकता है। अगर मान के चलिए एक लाइब्रेरी है LCC फॉलो कर रहा है, एक लाइब्रेरी DDC फॉलो कर रहा है, एक लाइब्रेरी UDC फॉलो कर रहा है, तो कॉल नंबर अलग होगा कि नहीं? हाँ, तब अलग होगा, होगा, तब अलग होगा। हाँ, तो यहाँ पर अलग होता है, confirm इसलिए हो हम जाना। लोग पेंसिल से लिखते हैं। हाँ। उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर जो लिखते हैं, सबसे पहले सरनेम लिखते हैं, उसके बाद फोरनेम लिखते हैं। और देखिए साइन सब क्या क्या प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा सकता है। जैसे टाइटल लिखे, उसके बाद
सेमी कॉलन दिए, उसके बाद सब टाइटल लिखिए, उसके बाद ये स्लैश दिए, उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर लिखिए, उसके बाद सेमी कॉलन दिए, उसके बाद कोलेबरेटर लिखिए, उसके बाद डॉट डैश देके एडिशन लिखते हैं, उसके बाद डॉट डैश देके प्लेस लिखते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद सेमी कॉलन देके नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। उसके बाद फिर नीचे में पेज लिखते हैं, नंबर ऑफ पेज, फिर साइज जो रहा उसको लिखते हैं। तो पेज जो लिखते हैं, पेज लिख दिए, जैसे 26 पेज है, 26 लिख दिए, उसके बाद सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है तो इलुस्ट्रेशन के लिए ILL लिखेंगे, और कलर दिया हुआ है तो COL लिखते हैं। इलुस्ट्रेशन का भी पेज दिया हुआ रहता है, उस समय का बता रहे हैं। और उसके बाद साइज हो गया, उसके बाद सीरीज के बारे में लिखेंगे। एडिटर ऑफ द सीरीज कौन है, ISSN नंबर सीरीज का दिया रहता है। सीरीज जब भी दिया रहेगा ना, उसका ISSN नंबर दिया रहता है। नंबर ऑफ सीरीज, पहला सीरीज है, दूसरा सीरीज है, 5वां सीरीज है, कोई भी सीरीज हो जाता है, वो सीरीज के लिए दिया हुआ रहता है। उसके बाद तो फिर बताएं, जैसे ISBN लिखना है और ट्रेसिंग सेक्शन लिखना है। एक मिनट। सीरीज कितने नंबर का होता है? किसी भी नंबर का हो सकता है, जितने नंबर बढ़ा दें। विवेक जी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। यही ऊपर, हाँ थोड़ा सा नीचे कीजिए तो, यही उसको। हाँ, यहाँ पे आपने बताया ना कि नंबर ऑफ पेज और साइज है, और एक जगह आपने कलर बोला, तो कलर को कहाँ पे, अगर मान लीजिए ब्लू कलर या रेड कलर, कोई भी कलर है, तो वो कलर बस कहाँ पे इंक्लूड होगा? जैसे देखिए, यहाँ पर लिखाएगा तो नहीं मेरे से ना। नहीं दिखाएगा तो आप हाई एरो से बता दीजिए ना। हाँ, यहाँ पर जैसे है ना, यहाँ पर हम लिखे 26, उसके बाद सेमी कॉलन दिए, उसके बाद फिर हम वहां पर 10 पेज है, ILL लिख दिए, फिर सेमी कॉलन दिए। और जब भी 26 पेजेज रहेगा, P छोटी रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। हाँ, वो कलर अब कहाँ पे भले लिखा जाएगा, साइज के बाद कि साइज से पहले? साइज से पहले लिखाएगा। पेज का यहाँ तक सेक्शन नहीं आता है, पेज का। मेरा कर्सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो पेज का जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। ओके, उसके बाद कलर लिख करके फिर साइज लिखा जाएगा। हाँ, साइज लिख दीजिएगा। ओके, बस वही। और उसके बाद यहाँ पर डॉट और डैश देके सीरीज अगर रहेगा तो, नहीं तो सिर्फ डॉट देके छोड़ दीजिएगा। ये आपने टाइटल, सब टाइटल, नेम ऑफ आगे क्या लिखा था? फर्स्ट ऊपर नेम ऑफ ऑथर के नीचे कोलैबोरेटर। आपका कर्सर नहीं दिख रहा है। हाँ? दिख रहा है? दिख रहा है। गायब हो जा रहा है मेरे में तो बीच में। टाइटल, सब टाइटल, नेम ऑफ आगे क्या है? नेम ऑफ ऑथर है, उसके बाद कोलैबोरेटर। नेम ऑफ ऑथर जो उसका ऑथर रहेगा ना, ऑथर 1 2 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर में आप क्या कहते हैं, मेन ऑथर से एंट्री बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीरियल जैसे ऑथर दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ है, किसी का नाम दिया हुआ है, 2 नाम कुछ कोई भी रख लीजिए, विजय नितेश जैसे 2 दिया हुआ है, तो ठीक ना। अगर विजय नितेश दिया हुआ, लेकिन नितेश अगर उसका मेन ऑथर है, तो ऊपर में मेन ऑथर की जगह उसका नाम होगा, जैसे ठाकुर नितेश वहां पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा विजय नितेश, विजय कुमार नितेश हो जाएगा। मतलब नाम जो पूरा नाम दिया हुआ है, विजय राज और नितेश जैसे दिया हुआ है, वैसे हो जाएगा। और कोलैबोरेटर, हाँ एकदम सीधा होगा, उसमें वैसे नहीं करना है, ऊपर में जैसे कर रहे हैं। ऊपर में मार्क क्या आएगा, इसमें सीधा सीधा आ जाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट इसमें? नो। नहीं। तो अब हम लोग एंट्री के बारे में पहुंचते हैं। तो खुल नहीं रहा है ना, एक मिनट। तो सबसे पहले 1 ऑथर का जो एंट्री होगा, उसमें कौन कौन सा एंट्री होगा बनेगा मेन एंट्री के अलावा? 1 ऑथर के एंट्री में मेन एंट्री के अलावा कौन सा एंट्री बनेगा? एडेड एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री और फिर टाइटल एंट्री। हाँ, टाइटल एंट्री। ये 2। फिर 2 ऑथर का अगर एंट्री है तो उसमें काय को एंट्री बनेगा? उसमें 3 मेन बने एंट्री के अलावा एडिटर ऑथर एंट्री बनेगा, सब्जेक्ट एंट्री और टाइटल एंट्री, 3 बनेंगे, राइट? हाँ। उसके बाद एडेड एंट्री, एडिटर हो गया, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक्स रिटन बाय 2 ऑथर जब हो गया, बुक्स रिटन बाय
जब बुक 3 ऑथर के द्वारा लिखा जाएगा तो उसमें कितना एंट्री बनेगा? 4। एक मेन एंट्री और एक एडेड एंट्री। एक मैन एंट्री और एक एडेड एंट्री। एडेड एंट्री में 3 एंट्री आ जाएगा ना, एक सब्जेक्ट हो गया, एक 3 नहीं टाइटल 4 हो गया, एंट्री आएगा। एक टाइटल जब हो गया, 3 एक सब्जेक्ट हो गया, एक और 2 ऑथर 2 के नाम ऑथर की हो हो गई। गया तो 4 एंट्री हो गया। हम्म, जब 3 ऑथर के द्वारा लिखा जाएगा, अब मोर देन 3 ऑथर के द्वारा लिखा जाएगा तो बताइए कि क्या बनेगा? मेन एंट्री टाइटल से बन आप रुक जाइए, आपको मालूम है, और लोग को बोलने दीजिए। बताइए तो क्या क्वेश्चन है? 4 ऑथर है तो एंट्री कैसे बनेगा? सब्जेक्ट 3 ऑथर की एडेड एंट्री, एक सब्जेक्ट, एक टाइटल और एक मेन एंट्री, टोटल 6। गलत। नहीं सर, जब 4 ऑथर है तो पाँच ऑथर से नहीं बनाएंगे, हाँ, टाइटल से बनाएंगे। टाइटल एंट्री बनेगा ना तब। 7 ऑथर होगा तो आप बता दीजिए। आप माधव जी हाँ सर। बताइए। हाँ, ऐसा रहता है कि मोर देन 3 ऑथर्स अगर होते हैं तो मेन एंट्री टाइटल से बन जाएगी, और एडेड एंट्री में यह है कि सब्जेक्ट एंट्री जो हम सब्जेक्ट डिराइव करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से, तो एक सब्जेक्ट एंट्री तो हमेशा बनती है। और चूंकि टाइटल एंट्री मेन एंट्री बन चुकी है तो बाकी के जो 3 ऑथर्स हैं उसमें हमें देखना होगा कि बाकी 3 ऑथर से 3 एडेड एंट्री भी बना सकते हैं। और अगर बुक के टाइटल पेज पे लिखा हुआ कि एक ऑथर को उन्होंने प्रिंसिपल ऑथर माना है तो एक ऑथर की एडेड एंट्री और एक सब्जेक्ट एंट्री बन जाएगी। तो 3 से ज्यादा ऑथर रहेगा तो टोटल कितना एंट्री बनेगा? ये वही 2 तो। केस बनते हैं सर। अगर 3 से ज्यादा ऑथर है तो मेन एंट्री तो टाइटल से बनेगी, एडेड एंट्री 2 एंट्री तो कंफर्म बनेगी, यानी एक तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री और एक फर्स्ट ऑथर एडेड एंट्री, 2 तो हमेशा बनेगी। बाकी जो 2 ऑथर है वो इस पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑथर वो प्रिंसिपल ऑथर है या नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल ऑथर है तो आपको पता लग जाएगा वो कैसे, कि उसको या तो इटालिक में लिखेंगे या डार्क करके लिखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इन 3 ऑथर, मान लीजिए राम, रहीम और करीम, ये 3 ऑथर है। अब मान लीजिए उन्होंने रहीम को इटालिक कर दिया या बोल्ड कर दिया तो आपको समझ आ गया कि रहीम इसमें प्रिंसिपल ऑथर है, तो एडेड एंट्री सिर्फ रहीम की बना देंगे। तो एक टाइटल की बन गई, एक रहीम की एडेड एंट्री बन गई। एक तो केस ये है। लेकिन टाइटल नहीं बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। टाइटल का एंट्री क्यों बनेगा? हाँ हाँ, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल ऑथर का भी बनता है, और वो जो बोल रहे हैं ना वो 3 एंट्री भी बनेगा। लेकिन हाँ, मैन एंट्री टाइटल से स्टार्ट होगा तो फिर टाइटल क्यों बनाइएगा आप? टाइटल नहीं बनेगा। सब्जेक्ट और प्रिंसिपल ऑथर से बनेगी। हाँ हाँ, प्रिंसिपल ऑथर नहीं किया ना तो एक तो सब्जेक्ट से बनेगी और बाकी 3 ऑथर के नाम से बनेगी, तो 1 + 3 4 प्लस एक टाइटल एंट्री जो मेन एंट्री 5, तो ये 5 एंट्री तो श्योर बनेगी। हाँ। अब एडिटोरियल डायरेक्शन में आते हैं, मतलब जिसमें एडिटर दिया हुआ है। मान के चलिए एडिटर दिया हुआ है तो किससे बनेगा मैन एंट्री? उसमें आपके पास ऑथर नहीं है, सिर्फ एडिटर दिया हुआ है। एडिटर से ही बनेगी। बता देते तो अच्छा होता, लिख के थोड़ा बताया नहीं जाएगा? तो फिर कल तब ही कीजिएगा, क्योंकि फिर उसको लिखना होगा सब हमको। मेरा एडिट का ऑप्शन नहीं देता है इसमें। पहले क्लास रख लो विवेक, तुम्हारा हो जाता है तो। एडिटोरियल अगर रहेगा तो सब्जेक्ट एंड हेलो एडिटोरियल रहेगा तो मैन एंट्री आपका टाइटल से बनेगा, से। ठीक ना? मैन एंट्री टाइटल से बनेगा, उसके बाद स्लैश देके एडिटेड बाय, एडिटेड जिसके द्वारा किया गया है वो बनेगा। उसके बाद आपके पास एक एंट्री बनेगा जो सब्जेक्ट का बनेगा और एक एडिटर का एंट्री बनेगा, बस। क्या होगा? मेन एंट्री टाइटल से बनेगा, एक सब्जेक्ट एंट्री और एक एडिटर एंट्री, बस 3 बनेंगी। हाँ, ओके, वो हो गया। उसके बाद परस्यूडो नेम वाला में कौन सा ऑथर के कौन सा नाम से बनता है? जिस नाम से वो सबसे ज्यादा मशहूर हो, दिख रहा है, जिस नाम से फेमस नाम जो होता है।
उससे मेन एंट्री बनेगा ना। पेन नेम। है? हम्म, नहीं, पर स्यूडोनेम में जो है उसका, पर स्यूडोनेम में जो इसका जो मेन नाम होगा उससे नहीं बनेगा, जिससे वो मशहूर होगा वो नाम से बनेगा। और बाद में हम लोग दिखा देंगे कि सी करके ये इसका मेन नाम भी है, पोर्टर उससे विलियम फेमस सिडनी है जो वो, भी। उस नाम से फेमस नेम से बनेगा ना मेन एंट्री। हम्म। एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी बनाना होगा। हाँ, रेफरेंस एंट्री, वही तो वो सी वाला रेफरेंस एंट्रीज के लिए वो बनेगा सी वाला। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लिखा नहीं जा रहा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, हमको प्रॉब्लम हो रहा है पर्सनल। यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल होगा क्लासेस के। ओके नितेश जी। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट, पर स्यूडोनेम वाला हो गया। कॉर्पोरेट बॉडीज का, कॉर्पोरेट बॉडीज में क्या ध्यान रखना है? कॉर्पोरेट बॉडीज में एंट्री किससे बनेगा? बताइए, कॉर्पोरेट बॉडी में जैसे एंट्री किससे बनेगा? जिस डिपार्टमेंट्स में का होगा उससे। हाँ, इसमें याद रखना है, कॉर्पोरेट एंट्री में एक सब्जेक्ट एंट्री तो बनेगा, और जिसके बारे में दिया गया है उसी का एंट्री बनेगा। जो मतलब टाइटल में दिया गया है ना, उसी का एंट्री बनता है। और ऑथर का भी इसमें बनता है। जैसे एक ऑप्शन ये बता रहे हैं, आप लोग के पास बुक है 227 का? नहीं, आई थिंक इसमें ऑथर तो नहीं रहता। जैसे बुक तो जवाहरलाल, नहीं है। एक मिनट, बंद कीजिए। तो जो गवर्नमेंट बॉडी है वही एज ऑथर वर्क करती हाँ, है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज हुआ ना, तो जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज में तो नेहरू जवाहरलाल वो ऑथर नीचे में जो ये जो होता है जहां पर हम लोग ट्रेसिंग सेक्शन में करते हैं, तो नेहरू जवाहरलाल का भी एक एंट्री बनेगा और एक टाइटल बन जाएगा इसमें। और स्टार्टिंग इसमें होता है जो बॉडी से है, जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो इंडिया लिखा जाएगा, उसके बाद डॉट प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का जो है उसको अंडरलाइन कर देना है। एक मिनट, तो इसमें फिर डिपार्टमेंट तो आया नहीं, तो फिर मेन एंट्री किससे बनेगी? नेहरू इसमें जवाहरलाल ही ना, ऑथर से ही तो बनेगी ना। नहीं, ऑथर से क्यों बनेगी? इसमें मेन एंट्री उसका जो डिपार्टमेंट है, जवाहरलाल नेहरू की क्या चीज से हम लोग जानते हैं उनको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नहीं, इंडिया वही। प्राइम मिनिस्टर ना, हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों देंगे? वो तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा फेमस है ना। हाँ, वो क्या लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू, वहां तो गवर्नमेंट का कोई बात ही नहीं हो रहा है। यानी कि वो क्या थे? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर कौन सा मतलब ज्यादा, उसको ये भी देखना है कौन सा लेवल उसके लिए ज्यादा है। तो प्राइम इससे मिनिस्टर वो ऑफ इंडिया करके हो जाएगा ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना। हम्म। वही बोल रही हूँ मैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सेवेंथ 5 ईयर प्लान, ये इसका टाइटल है। उसके बाद मिड टर्म एब्लेजर, इसमें दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सिर्फ इंडिया लिखा जाएगा। और उसके बाद प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है उसके लिए उसके बगल में लिखा है इंडिया डॉट प्लानिंग कमीशन। मेन इसमें एंट्री आपका, होगी। हाँ, इसमें आपका कोई ऑथर एंट्री नहीं बनेगा, इसमें सब्जेक्ट और टाइटल ही बनेगा। क्योंकि इसमें ऑथर कौन है, किसी का तो नाम दे नहीं रहा है कि ये किया गया है। प्रिंटेड और मैनेजर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, तो प्रेस में आ जाएगा, वो ऑथर तो हुआ नहीं। समझ रहे हैं यहाँ तक? नहीं समझ रहे तो बोलिएगा। इस केस में कितनी एंट्रीज बनेंगी? 2 एंट्री मात्र, अगर ऑथर नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिकल आदमी ना है, वो तो मतलब क्या चीज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से ज्यादा जाना जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से ज्यादा जाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ है? इंडिया। तो बस यही दिमाग लगाना है। आई थिंक 3 एंट्री बोलेंगे, मेन किसमें? एंट्री को भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो मेन हाँ, एंट्री होकर 3 बन जाएगी ना। एक मेन एंट्री तो खैर सब में बनेगा, उसको ध्यान में नहीं रखना है, बाद में वहां पर के बोलने अलावा लगा 2 तो। बनेगी ना। और एग्जाम हाँ में नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अभी नहीं बताएंगे। हाँ, तो मेन एंट्री एक जोड़ लीजिए उसमें। एक मेन एंट्री
एक वो प्राइम मिनिस्टर की एंट्री, क्या बोलेंगे उसको? और सब्जेक्ट तीसरी टाइटल, सब्जेक्ट एंट्री, सॉरी, हाँ सब्जेक्ट एंट्री। आपके पास नीतीश जी बुक है डाउनलोड किया हुआ क्या? और ये मेन एंट्री कौन सा किससे वाला? बनेगी?